me share my screen now. Okay, so screen sharing भी enabled है. I hope आपको screen नजर आ रही होगी. Yes, sir. Okay. So last time हम लोगों ने अपनी डिस्कशन में डिस्कस किया था अबाउट नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में हमने कहा था कि ये जो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन है ये आपकी किसी भी एक सिस्टम की इनपुट और आउटपुट को इन टर्म्स ऑफ अ मैक्लैरेन सीरीज जो है वो रिप्रेजेंट करती है, जिसके अंदर आपके पास इनपुट हायर ऑर्डर टर्म्स आ रही होती हैं. ठीक है, और फिर हमने ये बात भी की थी कि आपके पास जो ये नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से हायर ऑर्डर टर्म्स आती हैं, ये हायर ऑर्डर टर्म्स आपके सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्प्रेड कर देता है, और इसकी वजह से आपके जो FTM सिस्टम्स हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है. जबकि प्लीज अपने माइक्स में उनको म्यूट रखें. आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन जो कई दफ़ा आती है, एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस. ओके, सो हमने ये बात की थी कि आपके पास जो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में स्प्रेडिंग होती है उससे आपके FDM सिस्टम्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं, जबकि जो TDM सिस्टम्स हैं दे आर नॉट अफेक्टेड. और फिर उसके बाद हमने मल्टीपाथ चैनल इफेक्ट को भी डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि जो मल्टीपाथ इफेक्ट है ये आपके बोथ मैग्नीट्यूड और फेज रिस्पॉन्स को नॉन आइडियल बना देते हैं. आपके चैनल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैग्नीट्यूड और फेज में दोनों में नॉन आइडियल हैं, जिसकी वजह से आपके पास नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो है वो अकर करती है, और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन की वजह से आपके पास टाइम में स्प्रेडिंग होती है. ये एक क्विक रिकैप है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. और फिर हमने उसके बाद फेडिंग चैनल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनल्स होते हैं उनकी वजह से आपके कुछ फ्रीक्वेंसीज पे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होता है, कुछ फ्रीक्वेंसीज पे कम इफेक्ट हो रहा होता है, और हम वहाँ पे जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज नोन एज द ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, AGC. ठीक है, सो आज हम जो बात करेंगे दैट दिस इज एक्चुअली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. लेट मी क्लियर इट अप. जिसके अंदर हम बात करेंगे एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी की, और हम देखेंगे कि किस तरह किसी सिग्नल की जो एनर्जी है वो किस तरह एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी से रिलेट करती है, और इसी तरह किसी भी पावर सिग्नल की जो पावर है वो उसके पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से कैसे रिलेट करती है. और इसके अलावा हम देखेंगे कि किसी भी एक सिस्टम की इनपुट और आउटपुट एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, जिसको हम ESD कहेंगे, ये आपस में कैसे रिलेट करती हैं. इसी तरह पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटीज के केस में भी किसी भी एक सिस्टम की इनपुट PSD और आउटपुट PSD आपस में कैसे रिलेट करती है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन टुडेज लेक्चर, और कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक्स खत्म हो जाए. अगर कोई टॉपिक रह गया तो वी विल कवर इट इन दी नेक्स्ट क्लास. ओके, बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट द लेक्चर, हमारा जिस तरह लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि आप लोगों का एक क्विज जो है वो आपको एक जो आपका लेक्चर है उसका मेकअप रहता है, तो प्रॉब्ली वी माइट हैव एन ऑप्शन ऑफ मे बी टुमारो और ऑन फ्राइडे. दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि चूंकि हम ऑनलाइन सेमेस्टर कर रहे हैं, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन रिकॉर्ड अ वीडियो लेक्चर एंड आई कैन शेयर इट विद यू ऑन यूट्यूब, और आई लेट यू गाइज गो थ्रू द लेक्चर फर्स्ट, और फिर किसी एक लेक्चर में हम उसके लिए उसके क्वेश्चन आंसर्स रख लें कि अगर आपको उस वीडियो लेक्चर में कोई क्यूरी है तो हम उस लेक्चर के दौरान उस in next in like 5-10 minutes. So this is another option that is in my mind. तो अगर तो हमारे पास कोई एक स्लॉट निकालना फिजिकली पॉसिबल ना हुआ, बिकॉज आई डोंट वांट टू यू नो इसको मैं आगे एक्सटेंड नहीं करना चाह रहा कि ये अगले हफ्तों में मेकअप चला जाए, तो प्रॉब्ली व्हाट आई वुड डू इज आई विल रिकॉर्ड अ लेक्चर और मैं आपसे वो लेक्चर शेयर कर लूंगा, और जो भी नेक्स्ट हमारे पास क्लास अवेलेबल होगी उसके अंदर फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में
हम उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स रख लेंगे ताकि आपको कोई क्यूरी हो तो यू कैन डिस्कस दैट। सर हमारे पास टाइम वैसे है फ्राइडे को ना, लैब्स आगे हो गई हैं तो लैब की स्लॉट है। चलो ये तो और अच्छा हो जाएगा, चलो दैट बी गुड। आप अपने जो सीआर है उन या कोई भी आप मुझे फ्राइडे की एक टाइमिंग जो है ना 50 मिनट्स की, वो मुझे शेयर कर दे आज, ताकि हम फ्राइडे को जो है वो मेकअप अरेंज कर ठीक है सकें। सर, आपको सीआर बता देगा। उसने शायद ठीक है। बोला भी फ्राइडे को ही था ना, आपको वो ग्रुप में मैसेज जी किया जी, था। बस मुझे सिर्फ टाइम कंफर्म कर दें, क्योंकि फ्राइडे को हमारा रेगुलर लेक्चर नहीं होता, तो वी कैन हैव द मेकअप क्लास एट ओके दैट टाइम। सर। थैंक यू वेरी मच। ओके, so let's talk about the energy spectral density, and here we're going to talk about another form of Parseval theorem। ठीक है, ये वो पार्सेवल थ्योरम है। इससे पहले हमने, आपको याद होगा कि एनर्जी और पावर के केस में हमने पार्सेवल थ्योरम देखे थे। दिस इज अनदर पार्सेवल थ्योरम जो कि रिलेट करता है एनर्जी ऑफ अ सिग्नल को उसकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी के साथ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू कंसीडर एन एनर्जी सिग्नल जी ऑफ टी। ठीक है, ये एक एनर्जी सिग्नल है। तो इस एनर्जी सिग्नल के बारे में पार्सेवल थ्योरम ये कहता है कि फॉर इन ऑर्डर टू फाइंड द एनर्जी ऑफ दैट एनर्जी सिग्नल वी नॉर्मली यूज प्रोसीजर, कि आप उस सिग्नल का स्क्वायर ले लेते हैं एंड देन यू इंटीग्रेट इट ओवर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो दैट विल गिव यू द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। पार्सेवल थ्योरम ये कहता है कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द एनर्जी ऑफ अ सिग्नल फ्रॉम इट्स टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन, आप उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन को भी यूज करके आप उसकी ओवरऑल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये एक्सप्रेशन आपको क्या बता रहा है कि एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज बेसिकली 1/2 पाई टाइम्स the total energy contributed by the individual frequency components। अब ये g of omega है, ये क्या है? g of omega is the frequency domain response of any signal g of t। g of t का ये रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल ये 0 से लेके b हर्ट्ज तक है, ये w आपके पास एक्सेस है। तो ये आपको ये बता रहा है कि ये जो आपके पास जी ऑफ ओमेगा, ये जितने भी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, यानी जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पे, हर एक की इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जो है, आप उन सारी कंट्रीब्यूशन को ऐड कर लें। मींस कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं, इट मींस यू ऐड ऑल दीज वैल्यूज टुगेदर, या इसको आप ये भी कह सकते हैं, इट इज एक्चुअली द एरिया अंडर दिस पर्टिकुलर कर्व। तो अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स को अगर यूज करें तो यू कैन स्टिल फाइंड द एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। दिस इज व्हाट पार्सेवल थ्योरम स्टेट्स। और हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बाय प्रूविंग दिस रिलेशनशिप। वो हम कैसे कर सकते हैं? लुक केयरफुली, कि अगर आपके पास एनर्जी ऑफ अ सिग्नल जो है वो ये है, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो चूंकि अगर मेरे पास सिग्नल अगर कॉम्प्लेक्स है, तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, कि इट इज जी ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय जी कॉन्जुगेट। ठीक है, और अगर ये सिंपल आपका एक रियल सिग्नल है तो आप फिर कॉन्जुगेट नहीं लेते, आप सिंपल उसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको हम ये अज्यूम करते हैं कि जी ऑफ टी एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, तो हमारे पास जी ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय जी कॉन्जुगेट ऑफ टी हो जाएगा। अब ये जो जी कॉन्जुगेट ऑफ टी है, ये हम इसको ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो जी ऑफ टी है, इट इज बेसिकली दी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ ओमेगा। तो हम वो कैसे निकालते थे? इफ यू रिमेंबर, 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जी ऑफ ओमेगा ई रेज़ पावर जे ओमेगा टी टी ओमेगा। ठीक है, ये हमें इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की एक्सप्रेशन हमें पता है। अब चूंकि ये कॉन्जुगेट है, तो इफ आई टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट आ जाएगा, और ये इस एक्सपोनेंशियल का कॉन्जुगेट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आई कैन रिप्लेस दिस जी कॉन्जुगेट विद दिस। ठीक है, अब हमने क्या किया? सिंपल थोड़ी सी मैनिपुलेशन की। ये जो 1/2 पाई है, इसको हमने बाहर लिख दिया। ये जो जी कॉन्जुगेट है, इसको हमने बाहर ले आए इस इंटीग्रल के साथ। और ये जो जी ऑफ टी है, इसके साथ हमने ये एक्सपोनेंशियल लिख दिया। ये डी ऑफ ओमेगा बाहर चला गया, डी ऑफ टी अंदर आ गया। तो हमने इसको थोड़ा सा सिर्फ मैनिपुलेशन की। अब ये जो पूरी एक्सप्रेशन हमारे पास, दिस इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी, जिसको हम जी ऑफ ओमेगा कह देंगे। सो हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 1/2 पाई इंटीग्रेशन, this is basically g of omega and this is g conjugate of omega and d omega। अब जो g of omega into g conjugate of omega है, it is nothing else but the absolute square of g of omega। तो ये वही एक्सप्रेशन है जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो हम मैथमेटिकली भी ये चीज वेरीफाई कर सकते हैं पार्सेवल थ्योरम को,
कि एनर्जी ऑफ एनी सिग्नल g of t can also be determined using the frequency domain response of that particular signal. This is what Parseval theorem is. In other words, अगर मैं आपको एक सिग्नल g of t देता हूं और instead of giving you g of t मैं उसका g of omega आपको दे देता हूं और मैं आपको कहता हूं कि बताएं ये जो सिग्नल है इसकी एनर्जी कितनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप g of omega से पहले g of t फाइंड आउट करें और फिर g of t से आप एनर्जी फाइंड आउट करें इस तरीके के साथ। And the other thing is कि अगर आपको g of omega गिवन है तो आप डायरेक्ट पार्सेवल थ्योरम यूज करें, दैट इज कि आप उस फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पांस का एब्सोल्यूट स्क्वायर लेके इंटीग्रेट कर दें एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पाई, तो आपको उस सिग्नल की एनर्जी पता चल जाएगी। दैट इज नोन एज द पार्सेवल थ्योरम। लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। अगर आपके पास एक सिग्नल है g of t e raised to power -at ut and a is greater than 0, तो हमें पहले ही पता है कि ये एक एनर्जी सिग्नल है क्योंकि e raised to power -at जो होता है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और जब ये u of t से मल्टीप्लाई होता है तो t लेस देन 0 पे इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो इट्स एक्चुअली अ एनर्जी सिग्नल क्योंकि ये सिग्नल इट इज अप्रोचिंग टू 0 एट t अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो अगर मैं इसकी एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूं तो मेरे पास एक तरीका क्या है कि मैं सिंपली इस सिग्नल का स्क्वायर ले लूं और उसको इंटीग्रेट कर लूं एंड व्हेन आई डू दैट और मैं इंटीग्रल सॉल्व करूं तो मेरे पास 1/2 a एनर्जी आती है इस पर्टिकुलर सिग्नल। प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लें, थैंक यू। तो अब यही अगर मैं एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूं यूजिंग द स्पेक्ट्रल कंपोनेंट ऑफ दिस फंक्शन, तो पहला काम है क्या करता हूं इस g of t का जो सिग्नल मुझे गिवन है मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूं तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आती है एंड यू कैन फाइंड दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल डायरेक्टली एज वेल। ठीक है, तो आप इस एक्सप्रेशन से आपको ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया। अब इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का जब मैं निकालने के बाद इस फंक्शन का मैं एनर्जी फाइंड आउट करना चाहूँ यूजिंग पार्सेवल्स थ्योरम, तो वो कैसे होगा? एनर्जी आप कैसे निकालेंगे? 1/2 पाई टाइम्स the integration of the square of these components. So you substitute 1/j omega plus a का absolute square, तो वो ये वैल्यू आती है आपके पास। और जब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, अगेन यू कैन यूज द इंटीग्रल टेबल डायरेक्टली, तो आप देखेंगे कि ये जो इंटीग्रल है इसका सोल्यूशन जो है ये है tan इनवर्स w/a और इसके अंदर आप लिमिट पुट कर दें -infinity to infinity. And when you plug in these values into it, you will see that energy will again come out to be same as the previous case. So this actually verifies the Parseval's theorem. और हमें यहाँ पे एक चीज ये भी पता चलती है कि पार्सेवल थ्योरम का हमें एक और फायदा ये है कि अगर मैं आपको एक g of t की एक फंक्शन देता हूँ जो कि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फंक्शन है जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल्स भी हैं, इसके अंदर यूनिट स्टेप फंक्शन भी हैं, उसमें कोई इंपल्सेस भी हैं, एक बड़ी सी एक्सप्रेशन मैं आपको देता हूं और मैं आपको कहता हूं बताएं इस एक्सप्रेशन की एनर्जी क्या है, तो ये आपके लिए ज्यादा मुश्किल होगा कि पहले आप उस फंक्शन का स्क्वायर लें फिर उसको इंटीग्रेट करें। आपके लिए ज्यादा आसान तरीका क्या है कि आप इस g of t का g of omega फाइंड आउट कर लें डायरेक्टली यूजिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल, वो आपके लिए ज्यादा आसान है। और जब आपको वो g of omega मिल जाए तो आप उस g of omega के कॉरेस्पॉन्डिंग आप उसकी एनर्जी फाइंड आउट कर लें यूजिंग पार्सेवल्स थ्योरम। तो ये आपको दो डिफरेंट तरीके पता चल जाते हैं कि आप किसी भी एक सिग्नल की एनर्जी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम डोमेन में भी और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी। फिर हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। सो बिफोर वी स्टार्ट दैट लेट मी क्विकली टेक द अटेंडेंस। ओके, तो जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस। So Parseval's theorem can be interpreted to mean that the energy of a signal is the result of energies contributed by all the spectral components of the signal. ये हम पीछे देख चुके हैं, हमने ये जो बात की थी g of omega की, हमने कहा कि एनर्जी एक सिग्नल की जो एनर्जी है it is equal to the sum of all the individual frequency components that exist in that particular signal. तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक सिग्नल g of t है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग g of omega जिस पर हमने पहले बात की थी कि अगर फॉर एग्जांपल ये इसका g of omega है तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन।
तो दिस इंटीग्रेशन टेल्स यू कि आपने हर एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ऐड किया, जितनी ये वैल्यूज आपके पास थी आपने सारी वैल्यूज को ऐड किया तो आपको टोटल एनर्जी मिल गई। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ अ सिग्नल एक्चुअली रिजल्ट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स दैट एग्जिस्ट इन दैट सिग्नल, वो सेम वैल्यू होगी। तो इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रल कंपोनेंट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी एफ, किसी एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? उसकी कंट्रीब्यूशन उतनी होगी जितना उस स्पेक्ट्रल जो आपके पास जो स्पेक्ट्रम आपके पास प्लॉट हुआ हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ दिस वाज द स्पेक्ट्रम, मैं इसको जी ऑफ एफ कह देता हूँ इंस्टेड ऑफ ओमेगा, जस्ट टू मेक इट सिंपल। तो अगर मैं कहता हूँ एक फ्रीक्वेंसी एफ नॉट की कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो एफ नॉट की जो वैल्यू है आप इस फंक्शन पे देखेंगे और आप कहेंगे कि ये जो फंक्शन एफ नॉट पे जो इसकी वैल्यू है, यू जस्ट टेक द एब्सोल्यूट एंड देन स्क्वायर इट, ये कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ ये जो कंपोनेंट है F1 फॉर एग्जांपल, इसकी एनर्जी कंट्रीब्यूशन कितनी है, तो आप कहेंगे ये जो फंक्शन है F1 पे इसकी जो वैल्यू है यू टेक द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ इट, ये इसकी कंट्रीब्यूशन है। और जब आप सारी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज को ऐड कर दें, मींस कि आप कह दें g ऑफ F0 की कंट्रीब्यूशन प्लस g ऑफ F1 की कंट्रीब्यूशन प्लस जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की कंट्रीब्यूशन ऐड कर दें। ऐड करने का मतलब क्या है कि आप उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, यू आर जस्ट इंटीग्रेटिंग g ऑफ f एब्सोल्यूट स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक अगर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन की बात करें कि अगर वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट f है तो उस इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? इट विल बी g ऑफ f, जो उस फंक्शन की वैल्यू है उस फ्रीक्वेंसी पे, एंड देन टेक द एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ इट। ये उस एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की कंट्रीब्यूशन होगी। तो ये जो एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट की जो कंट्रीब्यूशन है इसको हम कहते हैं कि ये उसकी एनर्जी पर यूनिट बैंडविड्थ है। यूनिट बैंडविड्थ कितनी होती है? हर्ट्ज। ठीक है, एक बैंडविड्थ का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। यानी कि एक हर्ट्ज या एक जो यूनिट आपके पास बैंडविड्थ है उसकी एनर्जी कंट्रीब्यूशन क्या है? इट इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एब्सोल्यूट स्क्वायर, यानी कि एक कंपोनेंट की एनर्जी कंट्रीब्यूशन इतनी होगी। सर इसको 2 पाई से डिवाइड नहीं करेंगे? वो तो एक स्केलर कंपोनेंट है ना, वो तो आप मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं ना। वो तो जब आप ओवरऑल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं वो तो 1/2 पाई आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, द होल वैल्यू विल जस्ट स्केल। हम ये कह रहे हैं कि जो जी ऑफ एफ का फंक्शन है, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है, ऑब्वियसली जब आप इसको स्केल करना चाहेंगे आप इसको 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें, वो स्केल हो जाएगा। यानी व्हेन यू इंटीग्रेट ऑल ऑफ इट, आप उसको 1/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास एग्जैक्टली वही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी हम सिर्फ उसको डिफाइन कर रहे हैं कि एनर्जी पर यूनिट बैंडविड्थ या एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती क्या है। इट इज एक्चुअली द एनर्जी पर यूनिट बैंडविड्थ या फिर एनर्जी पर यूनिट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट को हम कहते हैं एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। So we can interpret g of f absolute square as the energy per unit bandwidth of the spectral components of g of t centered at frequency f. तो जो f frequency के ऊपर जो भी component होगा उसकी energy contribution जो है it will be represented by g of f absolute square. So in other words, g of f absolute square is the energy spectral density of g of t. और इसको हम इस एग्जांपल को हम इस तरह भी देख सकते हैं कि आपके पास एक से बैंड पास फिल्टर है और उसकी जो पास बैंड है वो बहुत ही नैरो विड्थ का एक बैंड पास फिल्टर है, जिसमें ये जो इसकी विड्थ है वो डेल्टा एफ के बराबर है, बहुत ही छोटी उसकी विड्थ है। अब अगर मैं एक सिग्नल जी ऑफ टी को पास करूं इस बैंड पास फिल्टर से और मैं ज्यूम करता हूं कि ये जो डैश लाइन आप देख रहे हैं दिस इज दी फ्रीक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स, जी ऑफ एफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये जो जी ऑफ एफ इस एच ऑफ एफ से गुजरेगा तो आपके पास आउटपुट पे क्या आएगा? आपके पास सिर्फ ये कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा उन पॉइंट्स के ऊपर जहां पे ये पास बैंड एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली दीज कंपोनेंट्स विल एग्जिस्ट। बाकी ये सारे जो है दे विल बी फिल्टर्ड आउट बिकॉज ये उसके स्टॉप बैंड के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं सिग्नल की बात करूं तो मेरे पास सिर्फ वो सिग्नल आएगा जो कि एफ नॉट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो जी ऑफ एफ नॉट विल बी द आउटपुट, क्योंकि ये बैंड पास फिल्टर सिर्फ एफ नॉट फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है।
अब अगर मैं इस एफ नॉट कंपोनेंट की एनर्जी को फाइंड आउट करना चाहूं तो ऑल आई नीड टू डू इज कि मेरे पास उसकी जो एनर्जी होगी इट विल बी दी एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो एफ नॉट पे एग्जिस्ट करती है। सो मेरे पास जो आउटपुट सिग्नल होगा या आउटपुट एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो है it is equal to the energy spectral density of this particular frequency component f naught। ये मुझे आउटपुट पे मिलेगी। और इसी तरह अगर मैं ये सारी कंपोनेंट्स को मैं ऐड कर दूं तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी उस पर्टिकुलर सिग्नल g ऑफ t की। सो अब हम इसको समराइज कैसे कर सकते हैं कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है जिसको हम ESD कहेंगे, दिस इज द सिंबल दैट वी यूज फॉर एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी साई ऑफ ओमेगा। अगर आप ओमेगा डोमेन में हैं या आप इसको साई ऑफ एफ भी ले सकते हैं अगर आप हर्ट्ज की डोमेन में हैं, ठीक है। तो आपके पास जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है इसको हम यूं लिखते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी एंड दिस इज फॉर अ फंक्शन या जो सिग्नल g है उसका ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है एंड वी टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी f, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर हम देख रहे हैं। तो किसी भी एक सिग्नल g का एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी will be equal to the function or the power or the frequency domain response of that function g at f। इसका आप absolute square ले लें, this will give you the energy spectral density of that particular function g of t। और इसी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी को अगर मैं इंटीग्रेट कर लूं, मींस कि उन सारे कंपोनेंट्स की कंट्रीब्यूशन को मैं ऐड कर लूं तो मुझे टोटल एनर्जी मिल जाएगी उस फंक्शन g of t की। दैट्स ऑल व्हाट इट सेज। तो हाउ वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ अ सिग्नल इज रिलेटेड टू द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दैट सिग्नल। वी कैन जस्ट से कि जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है ये उस सिग्नल के एक कंपोनेंट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, but if you add all those energies together you will get the total energy of that signal g of t। So if we want to relate energy spectral density with the energy of a signal, this is how we can relate it, that the integration or the summing up all the energies of the individual components of a function would result in the total energy of that particular signal। और अगर इसी तरह जो पिछली एग्जांपल में हमने g of t की बात की थी which was e raised to power minus at ut, जो हमने पीछे एग्जांपल देखी थी, अगर मैं कहूं कि इस सिग्नल की आपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, इफ यू रिमेंबर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड देन g स्क्वायर t dt, तो ये आपको एनर्जी मिल रही थी। दूसरा तरीका आपके पास क्या था, 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी g ऑफ ओमेगा एब्सोल्यूट स्क्वायर डी ओमेगा। ये जो हमने पार्सेवल थ्योरम ये देखा है। दीज आर द टू वेज। लेकिन मैं अगर आपको कहता हूं कि आपने एनर्जी फाइंड आउट नहीं करनी, आपने खाली मुझे बताएं कि अगर आपके पास इनपुट सिग्नल g ऑफ t है, व्हाट इज द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दिस फंक्शन, तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू ओनली नीड टू फाइंड दिस पार्ट g ऑफ f एब्सोल्यूट स्क्वायर, यानी इस फंक्शन के अंदर ये जो सी पार्ट है दिस इज द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ g ऑफ t। तो हम कैसे निकालेंगे कि आप g ऑफ t से सबसे पहले g ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो आपको g ऑफ ओमेगा मिल जाएगा, इस g ऑफ ओमेगा का एब्सोल्यूट लें और उसको स्क्वायर ले लें तो आपको एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के केस में आपके पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकलता है वो हमने पहले भी देखा है, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म ये निकलता है 1/a प्लस जे ओमेगा। अब 1/a प्लस जे ओमेगा इज द फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इस फोरियर ट्रांसफॉर्म का जब आप एब्सोल्यूट स्क्वायर लेंगे तो यू विल गेट दिस रिलेशनशिप। दिस इज द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दिस फंक्शन g ऑफ t। अच्छा, अगली जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट द एसेंशियल बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल। एसेंशियल बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये डिसाइड करता है कि आपके सिग्नल की बैंडविड्थ जो है वो कितनी आपने कंसीडर करनी है, क्योंकि हमने ये चीज भी स्टैब्लिश की थी कि आपके पास कई केसेस में आपके पास जो सिग्नल्स हैं वो तो इन्फिनिटी तक जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वो 0 से स्टार्ट होता है एंड द सिग्नल एक्चुअली गोस अप टिल इन्फिनिटी।
लेकिन ऑब्वियसली आप उस सिग्नल को इंफिनिटी तक तो कंसीडर नहीं कर सकते। तो आप इस चीज को ज्यादा फोकस करते हैं कि आपके पास उस सिग्नल की जो एसेंशियल बैंडविड्थ है, एसेंशियल बैंडविड्थ का मतलब है कि वो बैंडविड्थ जिसमें उस सिग्नल की मैक्सिमम एनर्जी जो है वो उसमें एग्जिस्ट कर रही हो। क्योंकि हमने अभी क्या बात की कि आपके पास कोई भी सिग्नल g ऑफ t है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? इट विल बी द टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। ये मैं अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन बनाऊं तो ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं इन सब की एनर्जीज को मैं ऐड करूं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की एनर्जीज को, तो मुझे इस सिग्नल की टोटल एनर्जी पता चल जाएगी। अब एक सिग्नल अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? इट विल बी द टोटल एनर्जी कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द कंपोनेंट्स। लेकिन हमें पता है कि हम इनफाइनाइट बैंडविड्थ तो कंसीडर कर नहीं सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि अगर मैं एक सिग्नल के स्पेक्ट्रा को देखूं, इफ दिस इज g ऑफ ओमेगा, तो कितने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं दे विल कंटेन द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। तो अगर मैं इसी प्लॉट को देखूं तो मुझे पता है कि ये सिग्नल यहाँ पे कम हो गया और इसके बाद ये 0 पे चला गया। तो अगर मैं यहां से लेके सिर्फ इतने फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को अगर मैं कंसीडर कर लूं तो इसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रिजाइड कर रही है। तो अगर इस पॉइंट से ऊपर के कंपोनेंट्स को मैं अगर डिस्कार्ड भी कर दूं तो इट विल नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, क्योंकि उन कंपोनेंट्स के अंदर तो इतनी एनर्जी है ही नहीं। तो ये जो टोटल विड्थ हमने अज्यूम की है जिसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है आपके सिग्नल की, दिस इज नोन एज एसेंशियल बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल। सर जैसे एक्सपोनेंशियली डिकेइंग सिग्नल हो तो अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल डिकेइंग सिग्नल किस डोमेन में है, टाइम डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन? टाइम डोमेन में सर। देखिए टाइम डोमेन में तो आप बैंडविड्थ देख ही नहीं सकते। जब भी आपने बैंडविड्थ किसी सिग्नल की देखनी है वो आपने टाइम डोमेन में हम उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर ले लें तो उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएं। आप बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर एक एक्सपोनेंशियल है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो एक एक्सपोनेंशियल ही को रिप्रेजेंट करेगा, इफ यू रिमेंबर द फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल। ठीक है, तो आपको कोई भी सिग्नल दिया हुआ है, यू हैव टू लुक एट दैट सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इसीलिए हमने ये एक एग्जांपल ली कि अगर आपके पास कोई एक रैंडम सा सिग्नल दिया हुआ है, उसका जो स्पेक्ट्रा होगा इट विल ऑलवेज बी इसी तरह का सिग्नल होगा। किसी एक पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम एनर्जी होगी एंड देन इट विल एक्चुअली डाई डाउन। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कितनी एसेंशियल बैंडविड्थ आपने अज्यूम करनी है, सो दैट यू वुड से कि यार इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर के जो कंपोनेंट्स हैं आई कैन डिस्कार्ड देम बिकॉज दे डोंट हैव मच ऑफ द एनर्जी। ज्यादातर एनर्जी इन वैल्यूज के अंदर है, तो दिस इज द एसेंशियल बैंडविड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। बट इन ऑर्डर टू डिसाइड द बैंडविड्थ you must look at frequency domain, not the time domain shape, क्योंकि टाइम डोमेन में तो आपको स्पेक्ट्रम पता ही नहीं चलता, स्पेक्ट्रम तो आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में पता चलता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सो द स्पेक्ट्रा ऑफ मोस्ट सिग्नल्स एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। बेशक उसकी वैल्यू कम होती है बट इट कीप्स ऑन गोइंग अप टिल इंफिनिटी। So, but since energy of a practical signal is finite, अगर एक सिग्नल इंफिनिटी तक उसका स्पेक्ट्रा जा रहा है तो आपके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो तो इनफिनिटी की तरफ जा सकती है। ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जो प्रैक्टिकल सिग्नल्स होते हैं वो एपीरियोडिक इन नेचर होते हैं, और जो एपीरियोडिक सिग्नल्स हैं उनकी एनर्जी फाइनाइट होती है। तो इससे हमें एक ये चीज स्टैब्लिश हो जाती है कि जितने भी प्रैक्टिकल सिग्नल्स हैं दे आर एपीरियोडिक और उनकी एनर्जी फाइनाइट होती है। और हमें पता है कि एनर्जी हमेशा फाइनाइट होगी कि अगर सिग्नल जो है इट विल टेंड टू जीरो एज द सिग्नल अप्रोच एज टाइम अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ये हम पहले भी एस्टैब्लिश कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो स्पेक्ट्रम का वो स्पेक्ट्रम भी इट विल अप्रोच टू जीरो एज फ्रीक्वेंसी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। यानी कि अगर आप किसी भी सिग्नल का स्पेक्ट्रा देखेंगे इवेंचुअली उसकी शेप इसी तरह ही होगी कि एज एफ अप्रोचिंग टू इंफिनिटी द स्पेक्ट्रा जो g ऑफ ओमेगा का है इट विल टेंड टू जीरो। हमेशा उसकी शेप इस तरह की होगी। और ये किस केस में हो रहा है? एपीरियोडिक सिग्नल्स के केस में हो रहा है विच आर प्रैक्टिकल सिग्नल्स। So most of the signal energy is contained in a certain band of p hertz. तो अगर हम गौर से देखें तो आपके पास मैक्सिमम एनर्जी जो है
वो एक खास बैंड के अंदर अंदर एग्जिस्ट कर रही है, फ्रॉम हेयर अप टिल हेयर फॉर एग्जांपल। इससे ऊपर के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें इतनी खास एनर्जी उसकी, इतनी खास प्रोपोर्शन उसका या उतना खास मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सप्रेस द स्पेक्ट्रम बियॉन्ड बी हर्ट्ज। तो हम बी से ऊपर के कंपोनेंट्स को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। उससे क्या होता है, इट डजंट इफेक्ट द शेप ऑफ द सिग्नल क्वाइट सिग्निफिकेंटली, क्योंकि उसकी एनर्जी नहीं उस कंपोनेंट की। सो ये जो बैंडविड्थ है बी, जो आपने जिस पे आपने उसको कट ऑफ किया है, दिस इज कॉल्ड द एसेंशियल बैंडविड्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। सो अब क्राइटेरिया क्या है कि आपने ये कट ऑफ करना कहां पे है, ये बी की जो वैल्यू होगी ये कहां पे आपने कट करना है। सो द क्राइटेरियन फॉर सप्रेसिंग बी डिपेंड्स ऑन द एरर टॉलरेंस इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना टॉलरेंस बेयर कर सकते हैं, कि आप कहें कि भाई ठीक है मुझे इस बी से अंदर अंदर की साइड पे कितनी एनर्जी चाहिए। मैं कहता हूं कि मुझे टोटल एनर्जी अगर मेरी से ई है, तो मुझे एसेंशियल बैंडविड्थ के अंदर अंदर 95% एनर्जी चाहिए, या 97% एनर्जी चाहिए, या 99% एनर्जी चाहिए। ये जो आपके पास एक क्राइटेरिया है, ये आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर आपको आपका एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कि आप इतनी ज्यादा कंपोनेंट्स डिस्कार्ड नहीं कर सकते, यू माइट से कि भाई मुझे तो 99.99% एनर्जी चाहिए इस बैंडविड्थ के अंदर, तो ऑब्वियसली ये बी की वैल्यू आपको काफी आगे रखनी पड़ेगी ताकि 99.99% एनर्जी इस एसेंशियल बैंडविड्थ के अंदर आ जाए। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, आप कहते हैं ठीक है मैं ये कट जो है ये यहाँ पे लगा देता हूँ, आई एम डिस्कार्डिंग ऑल दीज कंपोनेंट्स टुगेदर, सो नाउ द कंपोनेंट्स दैट एग्जिस्ट विद इन द एसेंशियल बैंडविड्थ मे बी हो सकता है ये 75% ऑफ द एनर्जी इसके अंदर रिटेन कर रही हो। तो ये जो क्राइटेरिया है ये आप डिसाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन। सो फॉर एग्जांपल we may say that select the value b to be that bandwidth that contains 90% of the signal energy। तो अब आपका क्राइटेरिया कैसे होगा कि आपने एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है और मैं आपको कहता हूं आप डिटरमिन करें व्हाट इज द एसेंशियल बैंडविड्थ ऑफ दिस सिस्टम इफ यू वांट टू रिटेन से 90% ऑफ द सिग्नल एनर्जी। तो अब उस केस में आपको ये बी की वैल्यू डिटरमिन करनी पड़ेगी कि ये आपने कितनी बैंडविड्थ कंसीडर करनी है इस पर्टिकुलर सिग्नल की, ताकि आपको 90% ऑफ दी एनर्जी मिल जाए। सर हमें ये परसेंटेज का पता कैसे चलेगा, हमें टोटल एनर्जी का पता ही नहीं। तो हम निकालेंगे ना, अभी हम एक एग्जांपल करेंगे, यू विल सी कि हम टोटल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमिन द एसेंशियल बैंडविड्थ, जिसको हम से W कह रहे हैं, इट इज रेडियंस पर सेकंड, तो हम ओमेगा डोमेन में हैं। सो ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल if the essential bandwidth is required to contain 90% of the signal energy। तो मैंने आपको ये एक सिग्नल दे दिया, मैंने कहा ये जो एक सिग्नल है e⁻⁻⁸ ut, तो पहली चीज तो आपको देखते ही पता चल गया ये एक एनर्जी सिग्नल है, क्योंकि ये एक एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये u से मल्टीप्लाई हो रहा है। वी हैव सीन दिस फंक्शन क्वाइट मेनी टाइम्स ऑलरेडी। अब ये जो g है, मैंने बताना है कि इस सिग्नल की एसेंशियल बैंडविड्थ कितनी है, so that आपके पास 95% एनर्जी इस बैंडविड्थ के अंदर अंदर रहे। तो सबसे पहले तो मुझे फाइंड आउट करना है इसकी टोटल एनर्जी कितनी है। टोटल एनर्जी आपको निकालना आता है, यू नो टू मेथड्स टू फाइंड द एनर्जी। पहला मेथड क्या है, -∞ to ∞ g(t² dt, तो आपको इसकी टोटल एनर्जी पता चल जाएगी। और दूसरा मेथड हमने अभी देखा पार्सेवल थ्योरम, 1/2 पाई -∞ to ∞ g(ω�absolute²) dω। ये दोनों तरीके हैं जिससे आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वैसे अंदाजा हो जाए कि कैसे सॉल्व करेंगे, कोई अभी गैस कर सकता है? सर फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे 0 to ∞। ठीक है, और हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी सिग्नल की। ठीक है, टोटल एनर्जी का हम जो 95% अगर कर लें तो उसके इक्वेट करके उसे सॉल्व कर लें, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? सर हमें बैंडविड्थ की लिमिट्स मिलेंगी, इसकी लिमिट्स मिलेंगी, Yes, sir. एग्जैक्टली। क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर मैं इस सिग्नल को -∞ से +∞ तक अगर इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे टोटल एनर्जी मिल रही है। अब जो टोटल एनर्जी का मुझे 95% अगर चाहिए, तो मैं इसको किस वैल्यू से किस वैल्यू तक इंटीग्रेट करूं तो मुझे वो वैल्यू मिलेगी। तो आई नीड टू फाइंड दीज लिमिट्स।
और ये लिमिट किस चीज को शो कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में उस रेंज को डिफाइन कर रहा है कि जिसको इंटीग्रेट करने से 95% हमें मिलेगी। दिस इज हाउ यू सॉल्व दी प्रॉब्लम। गुड। सो सबसे पहले मैं इस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले गया बाय लुकिंग एट द फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल, और जिसकी मदद से मैंने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिया, और इससे मैंने इसकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल ली, जो कि ये वैल्यू आ जाती है g of f होल स्क्वायर। लेट मी जस्ट क्लियर इट। जी, तो मैंने इसकी एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल ली, जो कि इसके बराबर आती है। ठीक है, अब मेरे पास आसान तरीका क्या है कि मैं सिंपली इसको अगर प्लॉट करूं, ये जो g of f है, जस्ट क्लियर दिस ताकि आपको समझ आ सके। तो दिस इज एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो ये जो g of f आपके पास आया, आपने इसको जब प्लॉट किया तो आपके पास इस तरह की एक शेप आपको मिलेगी। तो ये आप ये प्लॉट भी कर सकते हैं। ठीक, आप a की कोई एक वैल्यू ले लें, f को वेरी करते जाएं, इसको आप प्लॉट करें तो इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस इस तरह का आएगा। दिस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड रिस्पांस। अब हमें पता है कि ये वैल्यू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है। अब मैं अगर इसकी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करूं तो वो किस तरह निकलेगी, या तो मैं इस तरह फाइंड आउट कर लूं टेकिंग द स्क्वायर ऑफ दैट फंक्शन, और वो मेरे पास 1/2a वैल्यू आ जाएगी। और ये हम एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी से भी हमने ये वैल्यू निकाली थी। यू कैन यूज बोथ दीज फार्मूलाज, इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक मैं सारे कंपोनेंट्स को अगर ऐड करूं तो 1/2a आ जाएगा। लेकिन मुझे तो 95% ऑफ 1/2a चाहिए, तो 95% ऑफ 1/2a किसके बराबर होता है? 95% मतलब क्या होता है? 95 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज इक्वल टू 0.95 ऑफ 1/2a इज 0.95/2a। तो वो ये बात हमने यहाँ पे लिख दी है। तो हमने कहा कि वी नीड द एनर्जी ऑफ द सिग्नल टू बी 95%। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें पता है कि हमें ये रेंज फाइंड आउट करनी है -f to +f, और वो कैसे एनर्जी निकलती है? आपने सिंपली एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी को इंटीग्रेट कर दिया। ये जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकली थी आपने, दिस इज एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी, उसको इंटीग्रेट कर दिया, और उसकी रेंज जो है वो -f से +f तक आपने लेनी है। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में f है, तो रेडियंस पर सेकंड में क्या होगा? इट विल बी w/2π। दिस इज +w/2π, क्योंकि w जो है ये 2π f के बराबर होता है। तो f किसके बराबर होगा? w/2π के। ओके, तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन को जस्ट क्लियर इट अप। तो मैंने यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को लिखा, और यहाँ पे मैंने ये रेंजेस डिफाइन कर दी -f से +f तक, जो कि रेडियंस पर सेकंड में w/2π और -w/2π होगा। अब जब मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा यूजिंग द इंटीग्रल टेबल, आपको पता चलेगा कि ये आपके पास फंक्शन इट कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू। ये जो इंटीग्रल है इसको सॉल्व करने से आपके पास ये वैल्यू आती है 1/2πa tan इनवर्स 2πf/a w/2π और -w/2π। अब जब f की जगह आप ये वैल्यू पुट करें तो यू कैन इजीली सी कि जब ये w/2π पुट करेंगे, लेट मी जस्ट क्लियर इट फॉर यू, जब आप इस f की जगह ये पुट करेंगे तो 2π से कट जाएगा, तो यू विल हैव w/a हियर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स w/a। जब आप ये नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो एक नेगेटिव तो एज इट इज आता है, जब आप नेगेटिव इसके अंदर पुट करेंगे तो tan इनवर्स नेगेटिव जो है वो नेगेटिव को बाहर भेज देता है, इट बिकम्स पॉजिटिव, तो ये भी tan इनवर्स w/a आ जाएगा। तो इट विल बिकम 2 tan इनवर्स w/a टाइम्स 1/2πa, ये जो आपके पास है। ठीक है, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/πa tan इनवर्स w/a। ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये आप खुद से भी एक दफा हाथ से सॉल्व कीजिएगा। अब ये जो इंटीग्रल सॉल्व हुआ है, ये वैल्यू किस चीज के इक्वल है? इट इज इक्वल टू 0.95/2a।
सर काइंडली आप ये लिमिट का दोबारा बता देंगे, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी ये ये ओमेगा देखें, बाय 2 पाई ये जो f की वैल्यू है, आप पहले f की जगह ये पुट करेंगे, फिर आप f की नहीं जगह सर, ये मैं पुट पूछ रहा हूँ कि करेंगे। आपने 0.95 अगर 2a से हमने ओमेगा बाय 2 पाई कैसे निकाले? नहीं नहीं, निकाला तो नहीं है हमने। हमने ये कहा था कि एनर्जी जो होती है वो हम डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी। वो हम कैसे निकालते हैं, g ऑफ f एब्सोल्यूट स्क्वायर df, और ये वैल्यू यहाँ पे जो होती है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होती है। अब अगर यही चीज अगर आप ओमेगा डोमेन में ले जाएंगे तो ये हो जाता है 1/2 पाई माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी g ऑफ ओमेगा एब्सोल्यूट स्क्वायर डी ओमेगा। अगर आप ओमेगा की डोमेन में लें तो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1/2 पाई। अगर आप f डोमेन में लेते हैं तो 1/2 पाई नहीं आता। ये मैं पहले भी एक दो दफा आपको बता चुका हूँ। अब अगर ये टोटल एनर्जी जो है ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास अगर एनर्जी जो है ये 95% हो, तो आप बताएं कि ये माइनस बी टू बी या माइनस एफ टू एफ की वैल्यू क्या होगी कि इसी जी ऑफ एफ एब्सोल्यूट स्क्वायर डी एफ को मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास ये वैल्यू है। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा, आई नीड टू कंसीडर दिस रेंज माइनस बी टू बी, क्योंकि मैंने एफ में इसको बी कह दिया। ठीक, अगर आप एफ डोमेन में है तो ये वैल्यू माइनस बी से बी के बीच में होगी। अब मैं ये इंटीग्रल पहले सॉल्व करूंगा और इसके अंदर रेंज पुट करूंगा बी टू माइनस बी। अब हमें पता है कि जो W है ये 2 पाई f या 2 पाई b के बराबर होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे f की जगह b को कंसिडर कर रहा हूँ। तो अगर मैं b की जगह रेडियंस पर सेकंड की एक्सप्रेशन लिखना चाह रहा हूँ तो मैं b को रिप्लेस कर सकता हूँ ओमेगा ओवर 2 पाई के साथ। तो मैंने लिख दिया दिस इज प्लस b और दिस इज माइनस b विच इज इक्वल टू प्लस ओमेगा बाय 2 पाई एंड माइनस ओमेगा बाय 2 पाई। अब मैं इस इंटीग्रल को अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास एक एक्सप्रेशन आएगी जिस जो इन टर्म्स ऑफ b होगी या इन टर्म्स ऑफ w होगी, जो भी मैं कंसिडर कर रहा हूं। तो मेरे पास वो इंटीग्रल सॉल्व करके ये एक्सप्रेशन आता है दिस वन विच इज इक्वल टू 95% ऑफ द टोटल एनर्जी। अब इस एक्सप्रेशन को मैं अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास हो जाएगा 0.95 ओवर 2a इज इक्वल टू 1 ओवर पाई a tan इनवर्स w ओवर a। ठीक है, ये पाई a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a से कट जाएगा, ये हो जाएगा 0.95 पाई ओवर 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स w ओवर a। अब दोनों तरफ आप tan ले लें, tan से कट जाएगा, this will be w over a is equal to tan of 0.95 pi over 2। इसका जो इसको आप सॉल्व करें ये वैल्यू आती है आई थिंक 12.7 ये वैल्यू आपके पास आएगी w over a। तो w की वैल्यू निकलेगी 12.7 a रेडियंस पर सेकेंड। तो आपके पास ये जो इन टर्म्स ऑफ ये जो रेंज आपके पास आ रही है कि आपने 12.7 ए की जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे कंसीडर की है वो इतने रेडियंस पर सेकेंड से 12.7 ए रेडियंस पर सेकेंड तक की जो रेंज है इट विल कंटेन 95% ऑफ द सिग्नल एनर्जी। क्लियर? यस सर। और ये काम यहाँ पे हुआ है कि हमने इन दोनों को इक्वेट किया और इसमें से ये ओमेगा की वैल्यू निकाल ली रेडियंस पर सेकेंड की। तो अब आपने माइनस W से प्लस W की जो रेंज है दिस विल कंटेन 95% ऑफ द सिग्नल एनर्जी। तो ये जो बैंडविड्थ है इट इज द टोटल एसेंशियल बैंडविड्थ। और ये अगर मैं हर्ट्ज की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि W जो है ये 2 पाई B की फॉर्म में है और B विल बी W ओवर 2 पाई। तो इसको अगर मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूं तो यही वैल्यू हर्ट्ज में मिल जाएगी मुझे। तो माइनस बी टू बी जो है ये मेरी एसेंशियल बैंडविड्थ होगी। ठीक है, क्लियर? अब मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं, जो आपकी क्लास में जो अटेंटिव रहा है ही विल बी एबल टू आंसर मी। अब मुझे पता है ये बैंडविड्थ मैं डिफाइन कर रहा हूं माइनस बी से बी तक, तो मेरे पास टोटल बैंडविड्थ कितनी होगी? सर 2b टू बी होगी, 2b होगी।
2B होगी। तो यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज द एसेंशियल बैंडविड्थ इज सर खाली बी बी? सर बी होगी, वो तो नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज होती हैं, मिरर हो रही होती हैं सर, बी ही होगी। जी, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जब भी आप किसी सिग्नल की बैंडविड्थ मेजर करते हैं, यू ओनली कंसीडर द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, यू ओनली कंसीडर द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी 0 से लेके बी तक है, तो दिस इज द एसेंशियल बैंडविड्थ। ये खाली नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज रिप्रेजेंट हो रही है, दीज आर जस्ट द मिरर इमेज, ये बैंडविड्थ में कंसीडर नहीं होता। सो प्लीज बी अटेंटिव इन दीज पॉइंट्स, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आगे जाके यूज होते हैं। अभी तो हम बेस बैंड सिग्नल की बात कर रहे हैं, यानी कि जो एक मैसेज सिग्नल है, फॉर एग्जांपल ये जो जी ऑफ टी है, ये एक मैसेज सिग्नल है। जब आप बेस बैंड से पास बैंड में जाएंगे, जहां पे आप मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करेंगे, कि जो सिग्नल को आपने मॉड्यूलेट कर दिया है, वहां पे आप देखेंगे कि जो एसेंशियल बैंडविड्थ जो है वो बी से 2B बन जाएगी। वो चीज आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि बेस बैंड सिग्नल जो होते हैं वो सिर्फ आपके पास पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो उसकी बैंडविड्थ को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, आई थिंक पहले हफ्ते में शायद हमने बात की थी इस बारे में। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। व्हेनेवर यू ड्रॉ अ स्पेक्ट्रम, बैंडविड्थ जो होगी इट विल ओनली बी द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज दैट विल रिप्रेजेंट द बैंडविड्थ। ओके, सो अगला जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। इट्स अबाउट एनर्जी ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, ये वो सिग्नल होता है कि जब आप किसी एक मैसेज सिग्नल को किसी कैरियर से मल्टीप्लाई कर दें तो दो काम होते हैं, यानी आप उसको दो तरीकों में इंटरप्रेट कर सकते हैं, एक तो टाइम डोमेन में और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो हमने कहा था कि जब भी आप अपने बेस बैंड सिग्नल को जो जी ऑफ टी है किसी भी कैरियर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टाइम डोमेन में क्या होता है कि जो कैरियर है इट विल टेक द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो अगर आपके पास मैसेज सिग्नल ये है और कैरियर आपका एक कोसाइन है, तो कोसाइन विल टेक द शेप ऑफ द मैसेज सिग्नल। जिस शेप से ये मूव कर रहा है उस शेप से आपका कैरियर जो है वो अपनी शेप को चेंज कर देगा इन टाइम डोमेन। और आप मैटलैब में ये इंप्लीमेंट करके भी देख सकते हैं कि एक जी ऑफ टी कोई भी एक सिग्नल रैंडम जनरेट करें, कोई भी उसकी शेप हो, और उसको एक कोसाइन से या साइन से मल्टीप्लाई कर दें, आपको नजर आएगा कि ये मॉड्यूलेशन जो है ये टाइम डोमेन में आपका कैरियर विल टेक द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है ये आपको डिटेल में हम देख चुके हैं कि जब भी जी ऑफ टी एक कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट इज सेम एज कि जी ऑफ टी दो एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 into e raised power j omega t plus e raised power minus j omega t। और हमें पता है कि जब भी g of t एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होता है तो ये t क्या होता है, यानी उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है उसके ऊपर जो f है वो क्या हो जाता है, टाइम डोमेन में अगर एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करें तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है, शिफ्टिंग कन्वोल्यूशन सर वो हो जाता है कन्वोल्यूशन किधर से आ गई, कन्वोल्यूशन किधर से आ गई, शिफ्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है तो Multiply होता सर है, टाइम डोमेन में टाइम डोमेन में सर आपने डिले एक हो जाता है बस। g of t को एक एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई किया है तो ठीक है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका जो स्पेक्ट्रा है वो शिफ्ट हो जाता है उस फ्रीक्वेंसी यस जिस सर, फ्रीक्वेंसी पे ये एक्सपोनेंशियल होता है। जी सर। जिसको लगता है कि ये कन्वोल्यूशन है तो प्लीज आप अपनी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो टेबल है उसको जरा एक दफा थॉरोली देख लें। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं याद रहेंगे यू विल नॉट परफॉर्म वेल इन दिस कोर्स। तो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल की वजह से एक ये आपके पास स्पेक्ट्रम जनरेट होगा और एक आपके पास f प्लस एफ नॉट का स्पेक्ट्रम जनरेट होगा इसकी वजह से, और उसका मैग्नीट्यूड 1/2 हो जाएगा, तो दिस विल बी 1/2। अब हम अगर यहाँ पे देखें कि ये क्या चीज है, ये आपके पास जो स्पेक्ट्रा आपने ड्रॉ किया था g ऑफ f का विच वाज लाइक दिस 0 -b + b एंड दिस वाज g ऑफ f, ये वही स्पेक्ट्रा है जिस तरह हमने ये देखा है g ऑफ f मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रा। अब ये स्पेक्ट्रा क्या हो रहा है, ये f नॉट पे शिफ्ट हो रहा है। जब ये f नॉट पे शिफ्ट होगा तो दिस स्पेक्ट्रा विल बिकम, दिस इज f नॉट एंड दिस इज द स्पेक्ट्रम नाउ। ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा f नॉट प्लस b, ये जो पॉइंट है दिस इज f नॉट माइनस b। इसमें भी f नॉट ऐड कर दो, इसमें भी f नॉट ऐड कर दो, इसमें भी f नॉट ऐड कर दो, अब आपके पास ये स्पेक्ट्रा आ गया। और ये जो स्पेक्ट्रा है
ये यानी माइनस एफ नॉट पे जा रहा है, तो ये स्पेक्ट्रा समवेयर यहाँ पे होगा, माइनस एफ नॉट, ये हो जाएगा माइनस एफ नॉट प्लस बी, दिस इज माइनस एफ नॉट माइनस बी, ये जो पॉइंट है। तो आपके पास इस तरह का स्पेक्ट्रा आएगा मॉड्यूलेशन के बाद, और इसका मैग्नीट्यूड जो है ये 1/2 हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मॉड्यूलेशन के बाद इस सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, तो आप बताएं कितनी बैंडविड्थ है? एफ नॉट सर, एफ नॉट प्लस बी। एफ नॉट प्लस बी, जी एनीवन एल्स? 2f नॉट। 2f नॉट। 2b बैंडविड्थ क्या होती है? सर, 2b 2b, 2b सॉरी हाँ, ऑब्वियसली 2b। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके पास है, तो दिस माइनस दिस करेंगे आप, एफ नॉट प्लस बी में से एफ नॉट माइनस बी आप सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको 2b मिल रहा है। और जो आपको देखने से भी पता चल रहा है, इस पॉइंट से लेके ये सारा b है, इस पॉइंट से लेके ये सारा b है। क्योंकि हमारा रूल एक ही है कि जितने भी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज होंगी दे विल कंट्रीब्यूट टू दी बैंडविड्थ। अब इस केस में मेरे पास बैंडविड्थ कितनी हो गई है? दीज आर ऑल सेट ऑफ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज नाउ। तो जो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ b थी व्हिच वाज रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज, मॉड्यूलेशन के बाद वो बैंडविड्थ 2b हो जाती है, क्योंकि ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज भी पॉजिटिव हो जाती हैं। तो आपके पास जो सिग्नल की का स्पेक्ट्रा होता है वो 2b हो जाता है आफ्टर मॉड्यूलेशन। तो इसलिए आपको बेस बैंड और पास बैंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि दोनों सिग्नल्स में फर्क क्या है, बोथ इन टाइम डोमेन एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन। सर अगर स्टिल उसका कोई पार्ट नेगेटिव साइड पे एग्जिस्ट करता हो तो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम 0 से आगे जितनी फ्रीक्वेंसीज होंगी हम उनको कंसीडर करेंगे। मिसाल मैं आपको दे देता हूं, ये आपके पास 0 है, आपके पास एक स्पेक्ट्रा है जो ऐसे है, फिर ये है, फिर ये है, इस तरह करके एक स्पेक्ट्रा है, ठीक है। इधर भी कुछ फ्रीक्वेंसीज है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, फिर ये कंपोनेंट है, फिर ये अगर मैं कहता हूँ इस सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, तो आप ये कहेंगे कि इसके अंदर मैक्सिमम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, वो ये पॉइंट है, और इसमें लीस्ट जो आपके पास नॉन नेगेटिव वैल्यू है वो क्या है, वो 0 है। तो ये सारी विड्थ जो है ये इसकी बैंडविड्थ कहलाएगी। अब अगर ये स्पेक्ट्रा मैं ऐसे प्लॉट करूं, ये 0 है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है, व्हाट इज द लीस्ट सॉरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव कौन सी है, वो ये है, और लीस्ट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, वो ये वैल्यू है। 0 पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो अब आप दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू करेंगे तो आपको ये टोटल बैंडविड्थ पता चलेगी। बात समझ आइए आपको? ठीक है सर। सो इस टॉपिक पे हम आज का लेक्चर क्लियर फाइनल करते हैं। लेट मी जस्ट कंक्लूड दिस स्लाइड। सो वी हैव सीन दैट मॉड्यूलेशन शिफ्ट्स द स्पेक्ट्रम g of f टू द लेफ्ट एंड राइट बाय f नॉट। ये हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं कि मॉड्यूलेशन करने से यही स्पेक्ट्रम g of f नॉट और माइनस f नॉट पे शिफ्ट हो जाता है। We now show that similar thing happens to the energy spectral density of the modulated signal as well. कि जिस तरह आपके पास मॉड्यूलेशन करने से सिग्नल का स्पेक्ट्रा लेफ्ट और राइट शिफ्ट हो जाता है, जो उस सिग्नल जो g of f की एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है which is g of f absolute square, ये भी लेफ्ट और राइट पे शिफ्ट हो जाता है अगर आप इस g of f को मॉड्यूलेट कर लें। This is what we are going to see. So let g of t be a baseband signal जिसकी बैंडविड्थ b हर्ट्ज है, यानी कि मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, दिस इज g of f, ये 0 है, ये b है, ये माइनस b है, और इसकी बैंडविड्थ जो है वो b हर्ट्ज के बराबर है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज ओनली। द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो हम ये मॉड्यूलेशन का प्रोसेस करते हैं इसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल, तो इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो हमने ये जो मॉड्यूलेशन, दिस phi इज द सिंबल फॉर मॉड्यूलेशन। जब मैं phi ऑफ t लिखता हूं ना तो इसका मतलब है ये एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या है? बेस बैंड सिग्नल को आपने एक कैरियर से मल्टीप्लाई कर दिया, कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो गया विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल इन टाइम डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में मैसेज सिग्नल का स्पेक्ट्रा f0 और माइनस f0 पे शिफ्ट हो गया। तो अब इसका स्पेक्ट्रा हम कैसे ड्रॉ करेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल का? जस्ट लाइक दिस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यही स्पेक्ट्रा f0 और माइनस f0 पे शिफ्ट हो जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड 1/2 हो जाएगा। अब मैं एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी अगर निकाल लूं इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, वो क्या होगी कि जो भी मेरे पास phi ऑफ f है
इसका मैं एब्सोल्यूट स्क्वायर कर लूं तो मेरे पास एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकल आएगी इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। तो अगर इस सिग्नल का मैं एब्सोल्यूट स्क्वायर लूं तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और जो जी एफ प्लस एफ नॉट और प्लस जी ऑफ एफ माइनस एफ नॉट, इस पूरे का पूरा भी आपने इसका एब्सोल्यूट स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये आ जाती है कि अगर आपका जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट, जिस वैल्यू पे आपने स्पेक्ट्रा को शिफ्ट किया है, ये वैल्यू अगर बी से बड़ी है तो आपके पास ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग से मुराद क्या है, ये मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। ये अगर आपके पास बेस बैंड सिग्नल है, इसको आप एक कैरियर एफ नॉट पे शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, यही स्पेक्ट्रा एफ नॉट पे आ जाएगा और यही स्पेक्ट्रा माइनस एफ स्पेक्ट्रा यू बन जाएगा, एक स्पेक्ट्रा यू बन जाएगा। दिस पॉइंट इज एफ नॉट प्लस बी, दिस पॉइंट इज एफ नॉट माइनस बी। अब अगर एफ नॉट की जो अपनी वैल्यू है, अगर ये एफ नॉट की वैल्यू लेस देन बी होगी तो क्या होगा, आपके पास जो स्पेक्ट्रा बनेगा वो इस तरह बनेगा। ये एफ नॉट की वैल्यू, सॉरी, अगर एफ नॉट की वैल्यू लेस देन बी होगी तो एक स्पेक्ट्रा आपके पास ऐसा बनेगा और एक स्पेक्ट्रा आपके पास ऐसा बनेगा, तो यू विल बी हैविंग ओवरलैपिंग ओवर हियर। तो जो एफ नॉट की वैल्यू है, इट हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन बी। अगर एफ नॉट की वैल्यू बी के बराबर हो जाए तो आपका एक स्पेक्ट्रा ऐसे बनेगा और एक स्पेक्ट्रा यहाँ पे बनेगा ऐसे। दिस इज एफ नॉट माइनस एफ नॉट, दिस इज प्लस एफ नॉट। ये दोनों के यहाँ पे जीरो पे ये टच कर रहे होंगे इफ एफ नॉट इज इक्वल टू बी। सो फॉर अस एफ नॉट मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन बी, तो आपके पास ओवरलैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो अगर ओवरलैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी तो अगर मैं इस एब्सोल्यूट स्क्वायर को ओपन करूं तो इसका मतलब है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये स्पेक्ट्रा और ये स्पेक्ट्रा का मल्टीप्लीकेशन। अब हमें पता है कि अगर एफ नॉट ग्रेटर देन बी है तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे। जब ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे तो इनका प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास जो टर्म बचेगी वो होगी 1/4 a का स्क्वायर विच इज दिस एंड b का स्क्वायर विच इज दिस प्लस 2ab वाली टर्म खत्म हो जाएगी। और ये चीज क्या है, दिस इज नथिंग एल्स बट द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दिस कंपोनेंट एंड दिस इज नथिंग एल्स बट द एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दिस कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे ये चीज कंक्लूड करते हैं कि एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ए मॉड्यूलेटेड सिग्नल उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह आप एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को देखते हैं कि दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटीज हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं एफ नॉट और माइनस एफ नॉट के ऊपर। That's all what it says. Clear? Yes, sir. चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में we'll talk about और थोड़ी सी इसके अंदर और डिस्कशन है, but we will continue it in the next class इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, that'll be all from my side। और बाकी आप अपने सीआर को कहिएगा कि मुझे फ्राइडे की जो स्लॉट है वो कंफर्म कर दें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। Okay, sir. Allah Hafiz.